Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are going to start with a chapter reproduction. Reproduction means producing organisms of one's own types. Why this system also was not included in the life process chapter? In life process chapter, we have studied about different systems like digestive system, respiratory system, the circulatory system, excretory system also. तो हमने ये रिप्रोडक्शन सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ही क्यों नहीं पढ़ लिया? Why it was not included in that chapter only when we were reading about other systems of the body? Because reproduction is not an essential process for life. It is not any essential process without which an organism wouldn't be able to survive. The systems that we have studied in life process chapter are all very basic, are all very essential for an organism to survive. But reproduction is basically very important for survival of a species. बट एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एक 100% असेंशियल प्रोसेस नहीं है एंड दैट इज वाई लाइफ प्रोसेस चैप्टर में इस सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया गया है. Moreover, in this system, we are going to read about an entire chapter in which we are going to study about reproduction in different organisms, plants, animals, human beings, all that we are going to see. So let's start our journey for reproduction system. Now, reproductive system is very important from your board exams point of view also. So pay very well attention during every session of this chapter. Okay. So now let's start. A basic event during the process of reproduction is creation of a DNA copy. तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है मीन्स अपनी तरह के और ऑर्गेनिज्म बनाने हैं, तो जो फर्स्ट इवेंट होगा दैट इज द बेसिस फॉर रिप्रोडक्शन सिस्टम, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी. And mark my words, this line could be an important one for your exams as a fill up the blanks also. जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है, डीएनए की एक कॉपी क्रिएट होती है एंड वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएनए गोज इनटू द ऑफस्प्रिंग्स. जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें ये एक डीएनए जो क्रिएट हुआ है वो चला जाता है. बट ये डीएनए कॉपी जब क्रिएट होती है दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट. ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ दिस डीएनए थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज आ जाती है. लाइक व्हेन यू कॉपी योर वर्क फ्रॉम समवन एल्सेस कॉपी, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, थोड़े से एरर्स आ जाते हैं. सिमिलरली ये डीएनए कॉपी क्रिएट होते वक्त भी थोड़े से एरर्स आ जाते हैं, थोड़े से वेरिएशंस आ जाते हैं एंड इन स्लाइट चेंजेस को ही हम कहते हैं वेरिएशंस. सो दीज वेरिएशंस आर समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अगर ये वेरिएशंस पॉजिटिव हैं, बेनिफिशियल हैं, तो किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होते हैं. एंड इट्स सेड दैट the errors in the copying of this DNA only leads to the basis for evolution. तो ये DNA कॉपी क्रिएट करके जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज ओनली द बेसिस फॉर इवोल्यूशन. बट ये इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल सिंगल सेल. सबसे पहले जब लाइफ क्रिएट होना स्टार्ट हुआ अर्थ पे तो एक सिंगल सेल प्रोड्यूस हुआ था और इस सिंगल सेल से ही फिर चेंजेस आते गए और अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते गए. तो दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, और वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन हुआ. जैसे कि आप शायद जानते होंगे, कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम एप्स. तो एप्स में चेंजेस आए मीन्स वेरिएशंस हुए. वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस आना. दैट ओनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ये जो चेंजेस आते हैं दैट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. This topic, that how variations are important and how variations are specially important for the survival of a species. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ये चेंजेस आए हैं उसके लिए शायद ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये चेंजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी ना हो, बट उसकी जो स्पीशीज़ है, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए कभी कभी ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम.
because ये same topic, ये same question, it's given in 2 chapters, reproduction chapter also and heredity chapter also. क्योंकि सेम टॉपिक 2 चैप्टर्स में है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है. तो क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आर हाउ वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट और how variations are especially important for the survival of species, but they might not be very beneficial for the survival of a particular individual. So let's see to the answer for this question with an example. Suppose एक बैक्टीरिया है और जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो 2 नए बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं. ये दोनों जो बैक्टीरियाज फॉर्म हुए हैं उसके जो पेरेंट बैक्टीरिया है दैट इज द सेम, बट इनमें से एक बैक्टीरिया जब प्रोड्यूस हुआ तो सपोज उसमें हीट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया. मीन्स अब ज़्यादा हीट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब भी ये उसमें सर्वाइव कर पाएगा. जबकि ओरिजिनल बैक्टीरिया में ऐसा कोई हीट रेजिस्टेंट वाला फैक्टर नहीं था. तो इसलिए इसके जो 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, मतलब 2 लाइक डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस हुए, उनमें से एक बैक्टीरिया में ये फीचर डेवलप हो गया डीएनए कॉपिंग एरर की वजह से. ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये अपनी सर्वाइवल कंटिन्यू करेगा. मीन्स इट विल बी प्रोड्यूसिंग इट्स ओन ऑफस्प्रिंग्स. Every time the bacteria are going to divide, they are going to produce a similar kind of bacteria. और इसकी इस तरह से जनरेशंस बढ़ती जाएंगी. सिमिलरली जब ये हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप होगा तो अब इसके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक जाएगा दैट विल आल्सो बी हैविंग दैट हीट रेजिस्टेंस. मतलब इसके जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे दे विल आल्सो बी रेजिस्टेंट टू हीट. वो हीट को रेजिस्ट कर पाएंगे. इंक्रीज टेम्परेचर होने पर उनको इफेक्ट नहीं होगा. तो सारे इसके जो बच्चे क्रिएट हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स बच्चे, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट हो रहे हैं दे आर ऑल हीट रेजिस्टेंट, और जो दूसरे वाले बैक्टीरिया के ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट हो रहे हैं वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है. अब मान लेते हैं कि एवरी जनरेशन पे सपोज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है. विथ एवरी नेक्स्ट जनरेशन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है हर एक नेक्स्ट जनरेशन के आते आते. ठीक है, इतना फास्ट चेंजेस टेम्परेचर में नहीं आते, बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. तो ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बस एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है. अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का, तो आफ्टर मैनी जनरेशन, सपोज थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस, या सपोज इवन आफ्टर 100 जनरेशन फॉर आवर एग्जाम्पल, क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. 100 डिग्री तक 100 जनरेशंस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा. अब जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया है तो these organisms which are not heat resistant will not be able to survive in that increased temperature. टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बट the other bacteria which was having the heat resistant offsprings, उसके सारे offsprings सर्वाइव कर पाएंगे because they are resistant to the increase in temperature. Increased heat को वो सहन कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर heat resistance factor है. तो what will happen after many generations also the bacteria would be able to survive, and that is how they will be having a better chances of survival. तो ये वेरिएशन जो दोनों बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हुआ और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया इस एक फैक्टर ने, वो इन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था. बिकॉज जितना टेम्परेचर इस बैक्टीरिया के टाइम पे था पेरेंट बैक्टीरिया के टाइम पे, ऑलमोस्ट उतना ही टेम्परेचर है नेक्स्ट जनरेशन के टाइम पर ही. तो ये जो वेरिएशन आया दैट वाज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दीज 2 बैक्टीरियाज. वो भी दोनों इजीली सर्वाइव कर रहे थे. वो हीट रेजिस्टेंट नहीं था बट वो भी इजीली सर्वाइव कर रहा था क्योंकि हीट इतना ज़्यादा बढ़ी ही नहीं थी, टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा नहीं था. बट हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस के बाद में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो वो हीट रेजिस्टेंट फैक्टर काम आया. दैट वाज डेवलप्ड इन इट्स एंसेस्टर्स. बहुत पुरानी किसी जनरेशन में जो डेवलप हुआ था वो फैक्टर उनके लिए यूजफुल साबित हुआ. And that is how creation of variations might not be very important for the survival of that particular individual, but they may be very important for the survival of species. तो इसकी species survive कर पाई क्योंकि ये heat resistant बन गए, but इनकी species survive नहीं कर पाई क्योंकि इन्होंने heat resistance develop नहीं किया. Okay, so I hope you are clear with how variations are important, and this is an important topic for your exams as well. Okay, I would like to add something extra.
Sometimes when I teach this topic in the classes, students ask me कि मैम वेरिएशंस जो आए वो हमेशा बेनिफिशियल हो, ये ज़रूरी तो नहीं है. हो सकता है जो डीएनए की चेंजेस आए वो हार्मफुल हो या उसके ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को सपोर्ट ना करते हों बल्कि उसके लिए नुकसानदायक हो. यस, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट इन दैट केस इफ द जो वेरिएशंस आए वो पॉजिटिव नहीं होते तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते. फॉर एग्जाम्पल, एक कैट है एंड शी गेव राइज टू 2 न्यू कैट. 2 डॉटर कैट्स प्रोड्यूस हुई उससे. अब जो ये 2 डॉटर कैट्स प्रोड्यूस हुई उनमें से एक में वेरिएशंस क्रिएट हुए, जेनेटिक चेंजेस आए जिसकी वजह से शी वाज वेरी वीक. वन ऑफ द कैट प्रोड्यूस वाज वेरी वीक. अब क्योंकि वो वीक है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो अगर वेरिएशंस पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो स्पेशली, तो वो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाए और इसके लिए उसकी स्पीशीज भी इवॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए उसकी स्पीशीज क्रिएट ही नहीं होगी एंड दोज नेगेटिव वेरिएशंस वुड बी लॉस्ट फॉर एवर. तो जो इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो तो सिर्फ पॉजिटिव वेरिएशंस ही होते हैं जिनकी वजह से नए और बेहतर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, इवोल्यूशन होता है, नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं एंड दे आर हैविंग अ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू द प्री एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये वेरिएशंस इट्स ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट अगर नेगेटिव होंगे तो कैरी फॉरवर्ड यूजुअली नहीं हो पाएंगे बिकॉज उनकी स्पीशीज कंटिन्यू नहीं कर पाएगी. Okay, so that is all about the topic of variations. Now let's see to the next topic, that is the types of reproduction. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं asexual reproduction के बारे में. Reproduction दो टाइप से हो सकता है. One is asexual reproduction and the second is sexual reproduction. asexual reproduction में एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और इस सिंगल पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. Then it is known as asexual reproduction method. Sexual reproduction में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है. So for sexual reproduction always 2 parent organisms are required. Now let's see one by one the different types of asexual reproduction in this video. So the first type of asexual reproduction method is fission. फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना. एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ब्रेक होके 2 ऑर्गेनिज्म बनाता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फिजन. अब ये फिजन हो सकता है, दैट इज पॉसिबल यूजुअली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, सम बैक्टीरियाज, दे आर अंडरगोइंग फिजन प्रोसेस. ये फिजन अगेन 2 टाइप्स का हो सकता है. इट कुड बी बाइनरी फिजन और इट कुड बी मल्टीपल फिजन. बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2. बाइनरी डिजिट्स आपने पढ़ा है, कंप्यूटर्स में भी आप पढ़ते हो बाइनरी सिस्टम. तो बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2. अगर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स, दैट टाइप ऑफ डिविजन इज नोन एज बाइनरी फिजन. ये बाइनरी फिजन फॉर एग्जाम्पल अगर अमीबा में होता है तो इट कैन अकर इन एनी प्लेन. जब एक अमीबा बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है तो उसका डिवीजन किसी भी प्लेन में पॉसिबल है. आई विल शो यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. अगर एक अमीबा है, सपोज दिस इज अ अमीबा, व्हेन इट्स डिवाइडिंग इट कुड डिवाइड इन दिस प्लेन or it could divide like this into 2 organisms, or it could divide horizontally into 2 organisms. तो किसी भी पर्टिकुलर साइट नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर साइट नहीं है एंड द अमीबा कैन डिवाइड इनटू 2 अमीबा into 2 daughter amoeba in any way it wants. Okay, तो किसी भी प्लेन में अगर ये डिवीजन पॉसिबल है तो वन सच एग्जाम्पल इज अमीबा. इसी तरह से बाइनरी फिजन इज ऑल्सो सीन इन लिशमैनिया. लिशमैनिया एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बाइनरी फिजन होता है, बट ये बाइनरी फिजन किसी भी एक्सेस में पॉसिबल नहीं है. लिशमैनिया वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट कॉजेस काला आजार. काला आजार एक डिजीज है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लिशमैनिया. बट लिशमैनिया हमारे अमीबा की तरह किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होगा, उसके पास कुछ रूल्स हैं डिवीजन के. एंड सो व्हेन अ लिशमैनिया इज डिवाइडिंग दैट विल डिवाइड इन अ पर्टिकुलर प्लेन ओनली.
उसकी बॉडी में एक whip like स्ट्रक्चर होता है and it can divide only along this whip like structure. तो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही लिशमेनिया का डिवीजन पॉसिबल है एंड इट कैनॉट डिवाइड इन एनी प्लेन. ओके, तो both amoeba as well as leishmania both are undergoing binary fission, but amoeba में that is possible in any plane, and in case of leishmania that is having a particular plane of division only. Okay, because it is having a whip like structure and that also needs to be divided into two parts during the division of the organism. Okay, so that was about binary fission. Now let me tell you about multiple fission. मल्टीपल वर्ड का ही मतलब होता है बहुत सारे. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएं उससे, तो दैट काइंड ऑफ अ डिवीजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन. दिस मल्टीपल फिजन इज सीन इन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया. मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये मल्टीपल फिजन होता है. और मल्टीपल फिजन की वजह से क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म पहले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता रहता है. मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 और 8 to 16, 32, इस तरह से डिविजन चलता रहेगा. और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता रहेगा. तो एक सेल कवर के अंदर ही बहुत सारे नए सेल्स फॉर्म हो गए हैं. अब जैसे ही ये सेल बर्स्ट होगा दैट विल रिलीज सो मेनी प्लाज्मोडियम. एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे, एक साथ मल्टीपल प्लाज्मोडियम्स विल बी फॉर्म एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ डिविजन इज नोन एज मल्टीपल फिशन. Okay, this multiple fission causing organism is the same that causes malaria. Shall I add one thing extra that I would like to share with you all? क्योंकि ये organism, this is not given in the NCERT book, what I am sharing right now. तो बस इंटरेस्टिंग है इसलिए आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म से इतने सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और एक साथ रिलीज होते हैं, इसलिए मलेरिया में हमेशा होती है पीरियोडिसिटी इन फीवर. फॉर एग्जाम्पल, हर 24 आवर्स में पर्सन को बुखार आता है. मलेरिया में इस टाइप का पैटर्न होता है कि हर 24 आवर्स में बुखार आएगा या फिर हर 48 आवर्स में बुखार आएगा. सो उस तक बीच में क्या हो रहा है, वाई द पर्सन इज नॉट हैविंग फीवर बिटवीन दिस पीरियड. ऐसा 24 आवर्स में क्यों बुखार आ रहा है? इसलिए है बिकॉज वो 24 आवर्स जब पर्सन को फीवर नहीं हो रहा उस टाइम पे वो प्लाज्मोडियम अंदर ही अंदर डिवाइड हो रहे हैं. दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन आरबीसी. ह्यूमन आरबीसी के अंदर घुस के ये डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं और वो हमारे आरबीसी के अंदर रह के बहुत सारा डिविजन करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं और 24 आवर्स के बाद एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम ब्लड में रिलीज होंगे. क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम रिलीज होंगे और इसलिए एकदम से बहुत तेज फीवर आता है. तो इसलिए पीरियोडिसिटी इन फीवर रहती है बिकॉज एक साथ ये तब तक मल्टीपल फिजन कर रहे हैं. जब इनका मल्टीपल फिजन का टाइम हो गया, बहुत सारा डिवीजन हो गया और फिर वो एक साथ एवरी 24 आवर्स में भी दे वुड बी रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फिजन. The next type of reproduction, that is asexual reproduction, is fragmentation. Fragments word का मीनिंग क्या होता है? Fragmentation is derived from the basic word fragments. तो fragments का मीनिंग आप सब जानते हो, छोटे छोटे pieces, छोटे छोटे टुकड़े. तो फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप को बहुत सारे पीसेस में डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है. तो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इंडिविजुअली ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर ले, तो दैट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. दिस फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा इज द ऑर्गेनिज्म दैट कैन अंडरगो फ्रेगमेंटेशन. तो वो अपने आप को बहुत सारे पीसेस में, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेगा और फिर हर एक फ्रेगमेंट ग्रो होगा एंड इट विल डेवलप एज एन इंडिविजुअल. And that is how fragmentation is one of the methods of asexual reproduction. Next type का जो reproduction method है that is quite similar to fragmentation.
पहले इसको समझते हैं और फिर दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, बिकॉज दैट कुड कम इन योर एग्जाम्स एज अ क्वेश्चन टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. So our next way of reproduction is regeneration. Regeneration seems to be a very interesting way of reproduction. Regeneration का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक्सीडेंटली उसका एक बॉडी पार्ट कट हो गया. फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, प्लेनेरिया, हाइड्रा, इनमें से किसी का भी अगर एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली कट हो गया तो वो कट पार्ट और वापस रीजनरेट हो जाएगा और उस कट पार्ट से भी एक पूरा इंडिविजुअल नया फॉर्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टारफिश एंड इसका एक लिम्ब सपोज कट हो जाता है, तो इस एक लिम्ब से पूरा स्टारफिश बन जाएगा और इस स्टारफिश की भी ये लिम्ब वापस फॉर्म हो जाएगी. दैट इज रीजनरेशन. तो ये एक अमेजिंग तरीका है रिप्रोडक्शन का. एक्सीडेंटली कट हुआ एक स्टारफिश और उसको नुकसान होने की जगह दो नए स्टारफिश बन गए एक कट पार्ट से, और वो ओरिजिनल वाला स्टारफिश का भी नया लिम्ब वापस आ गया. तो दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन. Now, what could be asked in your exams is differentiate between regeneration and fragmentation. क्योंकि दोनों में ही एक ऑर्गेनिज्म कट हो रहा है पार्ट्स में और इंडिविजुअल पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि दोनों में डिफरेंस क्या है. देखने में तो सेम ही लग रहे हैं. डिफरेंस इज बेसिकली इन द वे द ऑर्गेनिज्म इज कट. फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप को इंडिविजुअली कट कर लेता है इनटू पार्ट्स और हर एक पार्ट regenerate होगा and every part is going to develop into a complete individual after growing. But in case of regeneration, the cause is accidental. For example, एक starfish है, if it is striking a rock or attacked by another fish और उसका एक limb cut हो गया तो वो cut limb और वो starfish दोनों ही grow होके दो नई starfish बन जाएंगे. But cause क्या था? Accidental. स्टारफिश खुद अपने आप को ऐसे ही कट करके और फिर अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो नहीं कर सकती. तो इसलिए जो रीजनरेशन मेथड है उसका कॉज हमेशा एक्सीडेंटल रहता है. एक्सीडेंटली अगर ऑर्गेनिज्म कट हो गया तो फिर वो अपने आप को पूरा ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है. एक और बात है, ये रीजनरेशन प्रोसेस कभी भी एक बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं दे ऑलवेज हैव सम ऑल्टरनेट वे ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर वो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रा, तो हाइड्रा शोज रीजनरेशन मेथड, बट हाइड्रा केवल रीजनरेशन पे डिपेंड नहीं कर सकता. इट कांट वेट फॉर इट एंटायर लाइफ कि कोई मुझ पे अटैक करे, कोई एक्सीडेंट हो तो मेरे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, मेरी फैमिली आगे बढ़ेगी. तो इसलिए दे ऑलवेज हैव ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रा की ही बात करें तो इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, जो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे. ठीक है, तो इसलिए रीजनरेशन एक बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. The organism should be having some alternate ways of reproduction if it is reproducing by the process of regeneration. Okay, so I hope that is clear to you all. The difference between fragmentation and regeneration is also clear to you all because it's an important question for your exams. One more question that could be asked in your exams is, can planaria regenerate if cut horizontally or vertically? So the answer is yes. The planaria can regenerate even if cut horizontally or vertically. In both the conditions, the planaria organism can regenerate into a complete new organism to form many new planaria. Okay, into two complete new planaria also. Okay, so that is all about regeneration and fragmentation. Now, the next method of reproduction is budding. One of the best examples of budding is hydra. Before I explain about hydra, I would like to tell you all that the hydra looks like a plant, but actually it's not a plant. It belongs to the animal kingdom. तो
It's not a plant. So when you are writing your answer, don't say that it is forming new plants. It is not a plant at all. Remember that. I've seen that mistake whenever students write the answers for this question. Okay. Now be careful about it. Now let's understand about budding. In case of budding, hydra develops an overgrowth on its body. और इस overgrowth को कहते हैं bud. जब ये बर्ड फॉर्म होती है तो उसके बाद दिस बर्ड इज गोइंग टू ग्रो. ये धीरे धीरे साइज में ग्रो होती रहती है, इंडिविजुअल सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे और ये बर्ड ग्रो करती रहेगी. जब ये ग्रो बर्ड बहुत अच्छे से हो जाएगी, पूरी डेवलप हो जाएगी, तो ये पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाती है. और सेपरेट होने के बाद this will be like a baby hydra and the baby hydra is going to grow into a new adult hydra. तो अब ये बर्ड सेपरेट हो चुकी है, सेपरेट होकर पूरे एक कंप्लीट नए हाइड्रा में ग्रो करेगी, डेवलप हो जाएगी. ओके, सो दैट इज हाउ budding helps in the process of reproduction. So in this video we have seen about the importance of variations. We have seen how variations are important. Then we have seen that what are the different methods of asexual reproduction, and in this video we have covered fission, fragmentation, regeneration and budding. That's all for this video. Otherwise the length of the video is going to be too lengthy. Okay, so see you all in the next video when we will be considering about tissue culture, vegetative reproduction and other methods of reproduction. That's all for today. Take care of yourself and have a very nice day.